ठीक है। यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम अभी हाल ही में होने वाला है, लगभग मार्च में 20 मार्च के आसपास हो जाएगा। तो उसको ध्यान में रख करके अभी जो टाइम हमारे पास बचा है 1 से 1.5 महीने, तो इसमें ज़्यादातर स्टूडेंट की जो तैयारी है वो कैसे हो जाए ताकि अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो इसके लिए हम जो है, चाहे विद्या क्वेश्चन बैंक हो, राजीव प्रकाशन हो या फिर विकास हो, तो इन सबको मैं सब पर एक वीडियो बनाऊंगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग उसको अपने जो भी साथी सहपाठी क्लास 10th में हो उनको शेयर करिएगा ताकि वो लोग भी अच्छे नंबर ला सकें। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, पूरा कोशिश करूँगा कि ये कॉन्सेप्ट जो है लगभग आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि बिना कॉन्सेप्ट के आप रट्टा मार के कुछ होगा नहीं उससे। तो ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है कॉन्सेप्ट समझिएगा और बेहतरीन नंबर लेके आइएगा, मार्क्स अच्छे लेके आइएगा। तो एक छोटा सा प्रयास है, आप इसको देखिए और इन्जॉय करिए। ठीक है, देखते हैं ये जो साइंस है, साइंस में मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊँगा। फिजिक्स में जो विज्ञान है, ठीक है, ये विज्ञान है, ये सब्जेक्ट है, वो मैं फिजिक्स एक्सपर्ट हूँ, तो मैं फिजिक्स की बात करता हूँ, भौतिक विज्ञान की बात करता हूँ। ठीक, भौतिक विज्ञान में मुख्यतः 2 पार्ट बने हुए हैं। एक है प्रकाश, जिसको कहते हैं लाइट, ठीक है, और दूसरा है विद्युत। ठीक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर चर्चा करूँगा इनके चैप्टर के बारे में, कितने कितने चैप्टर हैं, प्रकाश में कितने चैप्टर हैं। चलिए, याद करने का सबसे आसान तरीका, ठीक, प्रकाश चैप्टर, कितने चैप्टर हैं प्रकाश के। तो अभी मान लेते हैं कोई मानव है, ठीक है, इंसान है, और इंसान है, इसको देखने के लिए, किसी भी वस्तु को देखने के लिए सर्वप्रथम इसको आँख की ज़रूरत पड़ेगी, नेत्र। तो जो इसमें लास्ट में आपका पहला चैप्टर बनेगा, मैं जो लाइट का चैप्टर का सीक्वेंस है मैं उसको पीछे से बता रहा हूँ ताकि आप उसको आसानी से याद कर सकें। जो मानव नेत्र है, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, मानव नेत्र के बारे में। ठीक, मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र में कुछ परेशानी अगर हो जाए, बीमारियां हो जाए, तो मुख्यतः 2 प्रकार की बीमारियां होती हैं मानव नेत्र में। एक है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष। ठीक है, दूर दृष्टि दोष। ठीक, निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाएंगे, अवतल लेंस लगाते हैं। ठीक है, अवतल लेंस। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस लगाते हैं। ठीक, अवतल लेंस का निर्माण कैसे होता है, अवतल लेंस का निर्माण होता है ये दर्पण से। ठीक, जो लेंस होता है, ये लेंस जितने भी अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, मुख्यतः लेंस का जो निर्माण होता है ये दर्पण से होता है। ठीक है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक हो गया अवतल दर्पण, एक हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, एक अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। किसी जितने भी दर्पण है, लेंस है, जो दोष हो गए या नेत्र हो गए, इन सभी को, ठीक है, दर्पण का यूज करोगे क्या भैया, इसका यूज करेंगे हम प्रकाश को देखने के लिए। इसको करने के लिए प्रकाश को, ठीक है, प्रकाश की सहायता से वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक, तो आपका जो पहला चैप्टर है वो प्रकाश में आप 2 चीज़ें पढ़ेंगे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है लेंस के बाद आप क्या पढ़ोगे, दोष के बाद क्या पढ़ोगे आप, मानव नेत्र। ठीक, ये सीक्वेंस से मानव नेत्र तक आप आओगे। प्रकाश, जो दर्पण होता है, दर्पण के आप किस घटना के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ प्रकाश के परावर्तन की घटना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, अब लेंस आएंगे, लेंस किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये काम करता है अपवर्तन के सिद्धांत पर। ठीक है, अपवर्तन के सिद्धांत पे। तो प्रकाश का परावर्तन होगा और प्रकाश का अपवर्तन होगा। प्रकाश के परावर्तन में यानी जो रिफ्लेक्शन होगा, इस रिफ्लेक्शन में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट है इसमें लेंस के बारे में, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कौन सा कॉन्सेप्ट चलेगा, ये अपवर्तन के सिद्धांत पे चलेंगे। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष किसमें, मानव नेत्र में। ठीक, तो ये तो था सीक्वेंस आपको चैप्टर याद करने के बारे में। अब बात करते हैं लाइट के बारे में, थोड़ा लाइट के बारे में भी देख लीजिए।
ठीक, इनके भी चैप्टरों का आप सीक्वेंस याद कर लीजिए। जैसे विद्युत है, ठीक, विद्युत में आप सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का परिचय पढ़ेंगे कि विद्युत होता क्या है, विद्युत कैसे काम करता है, क्या है विद्युत के बारे में परिचय। जब आप उसका परिचय ले लेंगे तो विद्युत के आप उसका उष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे, ठीक है। परिचय के बाद विद्युत का उसका उष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे, उष्मीय प्रभाव पढ़ेंगे। जब उष्मीय प्रभाव पढ़ लेंगे तब उसके बाद उसका चुंबकीय प्रभाव पढ़ेंगे, चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। चुंबकीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव। जो उष्मीय प्रभाव होगा, उष्मीय प्रभाव में जैसे बल्ब हो गया, हीटर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप इनके कार्यविधि पढ़ेंगे और इसकी संरचना पढ़ेंगे। चुंबकीय प्रभाव में आप मुख्यतः देखेंगे तो मोटर हो गया और जनरेटर हो गया, ठीक है, मोटर हो गया और जनरेटर हो गया, ठीक, मोटर हो गया और जनरेटर हो गया। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, दोनों के बारे में। ये दोनों किस पर डिपेंड करते हैं, चुंबकीय इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो विद्युत में सबसे आसान तरीका, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, परिचय, ठीक है, उसके बाद उष्मीय प्रभाव, उसके बाद चुंबकीय प्रभाव, ठीक। इसी परिचय में ही आपको क्या पढ़ना है, करंट क्या है, वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस क्या है। यहाँ ओम का नियम आता है V=IR, आप इसके बारे में स्टडी करेंगे। उष्मीय प्रभाव में H=I²RT फार्मूला आप देखेंगे, ठीक है, और क्या देखेंगे, V²/R×T के बारे में। चुंबकीय प्रभाव में क्या है, जैसे आप इसमें फाई क्या है, ठीक है, फ्लक्स जो है चुंबक में N और S पोल कैसे डिजाइन होते हैं, कैसे बनते हैं, प्राकृतिक चुंबक क्या है, ठीक है, और कृत्रिम चुंबक क्या, कैसे हम बनाते हैं चुंबक के बारे में, और इसका इफेक्ट मोटर और जनरेटर किस सिद्धांत पे काम करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल क्या है, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक। तो आज का जो अभी हम यहाँ स्टार्ट करते हैं विद्युत के बारे में, विद्युत। तो अभी हम यहाँ राज्य प्रकाशन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आप उसको देखिएगा राज्य प्रकाशन कैसे सॉल्व करते हैं। राज्य प्रकाशन में जो सबसे पहले आपको दिया है, परिचय देख लेते हैं पहले, इलेक्ट्रिसिटी का परिचय, ठीक, विद्युत, ये क्लास 10 है, विद्युत है, और ये सारे जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं ये ST क्लासेस, साइंस टेक क्लासेस की ओर से दी जा रही हैं, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबर आप बोर्ड में लेके आ सकें विद्युत के बारे में, ठीक है। आप देखेंगे विद्युत, इसके पहले हम आपको एक DC सर्किट बना के दिखाते हैं कि विद्युत ऐसे कैसे काम करेगा, ठीक, चलिए दिखाते हैं। विद्युत में सबसे पहले मान लेते हैं कोई बैटरी है, बैटरी का सिंबल होता है प्लस और माइनस, ठीक, ये सर्किट है, सर्किट में यहाँ पर कोई बल्ब लगा है, ठीक है, बल्ब जल रहा है मान लेते हैं। उसके बाद इसमें कितना करंट आ रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने अमीटर लगा दिया, कंट्रोलिंग करने के लिए हमने क्या लगा दिया, वहाँ पर स्विच लगा दिया। कितना वोल्टेज आ रहा है उसको मेजरमेंट करने के लिए हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। यहाँ देखेंगे ये प्लस सिरा होता है इसका, ये माइनस होता है, ये प्लस ये माइनस, प्लस और माइनस, ठीक है, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। अभी यहाँ पर समांतर क्रम श्रेणी क्रम के बारे में बताएंगे, ठीक। जैसे बैटरी हो गया, ये हो गया बैटरी, ठीक है, ये हो गया बल्ब, इस बल्ब को हम क्या कहते हैं, लोड कहते हैं, ठीक है। इसमें धारा कितना बहेगी, I, ठीक है, I होता है। ये वोल्ट मीटर है, क्या है ये, वोल्ट मीटर है, ये क्या है, अमीटर है, ठीक है, अमीटर है, वोल्ट मीटर और अमीटर है। तो स्टार्टिंग में जो आपको यहाँ देखेंगे ये आवेश किसे कहते हैं, आप आवेश के बारे में जान लीजिए। आवेश किसे कहते हैं, सबसे पहले आवेश, आवेश यानी कि चार्ज, ठीक है, चार्ज किसे कहते हैं, आवेश किसे कहते हैं। चार्ज कोई भी दुनिया में कोई भी ऐसा पदार्थ, ठीक है, अगर वो चुपचाप बैठा है, शांत अवस्था में है, वो सभी के सभी अनावेशित होते हैं, आवेशित होते नहीं हैं। तो आवेशित करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो उसको हीट दे दो या तो उसको रगड़ दो आपस में, तो उसमें ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र हो गया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो आवेशित हो जाएगा। अगर कोई दो परमाणु ऐसे हैं जो चुपचाप अभी यहाँ बगल बगल शांति से बैठे हैं, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन है, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, सब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके दूसरे में चला जाए, कैसे चला जाए, या तो आप इसको हीट कर दो या तो इसको आपस में क्या कर दो, रगड़ दो। इसको हीट करने के बाद जैसे कि ये, जैसे हमारी हथेली को रगड़ दिया जाए तो गर्म हो जाता है, तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके दूसरे परमाणु में जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसमें से तो यहाँ पर एक धन आवेश, लेकिन जिसके पास गया है वो
ऋण आवेश। अगर 2 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो धन आवेश, दूसरे में चला गया तो 2 ऋण आवेश। इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन चला गया है तो इस पर 3 धन आवेश, और जिस पे गया है वो 3 ऋण आवेश। ठीक है, यानी कि जो देगा वो धनी होगा, जो लेगा वो ऋणी होगा। तो ये तो आवेश का संकल्पना। ठीक, अब आप यहाँ देखेंगे जो आवेश होता है, आवेश का अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इस इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है वो 1.6, यानी इसकी जो वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। क्यों कूलाम? कूलाम के एक साइंटिस्ट थे, कूलाम ने ही आवेश को खोजा था, इसीलिए इसको जो है कूलाम कहा गया है यहाँ पर। ठीक है, इसलिए कूलाम साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोजा था, इसलिए उसका नाम कूलाम यहाँ पर रखा गया है। चार्ज का ये आवेश का मात्रक होता है। अगर मेरे पास कई सारे इलेक्ट्रॉन हो, जैसे मान लेते हैं कि एक तार है, ठीक है, और इसमें मेरे कई सारे इलेक्ट्रॉन इसमें भरे पड़े हैं, कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं। अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन हैं तो बहुत सारे जब इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो उनके ग्रुप को क्यू से डिनोट करते हैं। क्यू बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एन ई, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, क्यू बराबर क्या होगा? एन ई होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई सारे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो उसको चार्ज बनेगा, आवेश क्यू बराबर एन ई बनेगा। क्यू बराबर एन ई हो गया। ठीक है, क्यू बराबर एन ई। तो ये एक सूत्र बन गया, एक फार्मूला बन गया, क्यू बराबर एन ई। क्यू क्या है? आवेश है। ठीक है, क्यू क्या है? आवेश है। कितना आवेश है? ये संख्या है उसकी। ठीक है, ये उसकी संख्या है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। आपको पता है 0.6 इतना कूलाम होता है। क्यू बराबर एन ई। ठीक, अगर यही चार्ज जो है एक सिरे से, चार्ज जो है एक सिरे से, जैसे बैटरी में क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ से निकल करके, निगेटिव से निकल करके पॉजिटिव की ओर फ्लो होते हैं, ऋण आवेश से निकल करके धन आवेश की ओर जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इधर की ओर फ्लो होंगे तो जो पॉजिटिव चार्ज होंगे, धन आवेश होगा, वो इसके अंदर की ओर यहाँ से जा कर के चार्ज फ्लो होगा। यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन ए से बी की ओर फ्लो हो रहे हैं तो जो धन आवेश यानी जो धारा होगा, विद्युत धारा होगा, वो बी से ए की ओर प्रवाहित होगा। ये कई बार पूछा गया है दिशा। अगर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो धारा इधर आएगा। ठीक है, चलिए, जो यहाँ से चार्ज जो चल रहे हैं, कहाँ से? पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर जो चार्ज चल रहे हैं, तो अगर कई सारे मतलब आवेश जो चार्जेज हैं, कूलाम, जैसे क्यू बराबर एन ई, कई सारे इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल करके ऋण आवेश, यहाँ ऋण माइनस टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, तो एक निश्चित समय की ओर जाए, जैसे कि आई इक्वल टू क्यू अपान टी, आई बराबर क्यू बाई टी। तो क्यू यानी एक निश्चित समय अंतराल में जितना आवेश प्रवाहित होगा, तो यहाँ सूत्र क्या बनता है, जो फार्मूला डेफिनेशन बनेगा, आवेश प्रवाहित होने की दर को, आवेश प्रवाहित होने की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। दर यानी कि समय, जहाँ जहाँ दर आएगा वहाँ वहाँ आपको ये जानकारी होनी चाहिए। जो दर होता है वो टाइम होता है, समय होता है। आवेश प्रवाह की दर को, इस बात को ध्यान दिए रहना, किसके प्रवाह की दर को? आवेश प्रवाह की दर को। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाहित की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आई बराबर क्यू अपान टी होता है, आई बराबर क्यू अपान टी। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई अपान टी। ये सूत्र है। ठीक है, इसमें कई सारे न्यूमेरिकल आएंगे, अभी आगे मिलेंगे तो उनको हम सॉल्व करवाते हैं। ठीक, ये तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं। आई का, अब इसके बात करते हैं मात्रक के बारे में। ठीक है, मात्रक के बारे में, आई जो होता है वो क्यू अपान टी पर डिपेंड है। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। क्यू का मात्रक कूलाम। टी क्या होता है? सेकेंड होता है। तो इसका मात्रक क्या हो गया? कूलाम पर सेकेंड हो गया। ठीक है, इसी को एक और कहते हैं जिसको एम्पियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एम्पियर कहते हैं। ठीक है, इसको एम्पियर कहते हैं। ये आई, यानी जब भी कहा जाएगा आई का मात्रक बताइए तो आप एम्पियर बताएंगे या कूलाम पर सेकंड बताएंगे। कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, कहीं कहीं एम्पियर दिया रहता है, कहीं कहीं एम्पियर ना दे करके कूलाम बटे सेकंड दिया रहता है। याद रहे, बटे है, भाग है, गुणे नहीं है, कूलाम बटे सेकंड है। इस बात को ध्यान दिए रहिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं विभव के बारे में। ठीक है, विभव क्या होता है? विभव, जैसे कि बात करते हैं
विभव के बारे में, ठीक है। विभव क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है, इससे ही होता है पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। POTENTIAL पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एक प्रकार का जो कहा जाए तो एक प्रकार का दबाव है, ठीक है। विभव जो होता है एक प्रकार का दबाव, अगर पानी होगा तो पानी का दबाव, और दूसरे कोई तरल पदार्थ होगा तो उसका दबाव, हवा का होगा तो हवा का दबाव। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या भरा है, इलेक्ट्रॉन भरा है। इलेक्ट्रॉनों का जो प्रेशर होता है, जो दबाव होता है, वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है, ठीक है। वो विभव कहलाता है। इलेक्ट्रॉनों का जो दबाव होगा, प्रेशर होगा, विभव कहलाता है। इसको किस में मेजर करते हैं, इसको वोल्टेज में मतलब मेजरमेंट करते हैं, वोल्टेज मेजर करते हैं, उसको वोल्ट कहते हैं, ठीक। अगर मान लेते हैं 2 वोल्ट है तो 2 का प्रेशर, ठीक है। 12 वोल्ट है तो 12 का प्रेशर, ठीक है। ऐसे वोल्टेज जो है कई किलो में चला जाता है, जैसे किलो वोल्ट, किलो मतलब हज़ार में, ठीक। अगर 1 किलो केवी है तो 1 किलो वोल्ट, 2 केवी है तो 2 किलो वोल्ट, 3 केवी है 3 किलो वोल्ट, ठीक है। ऐसे आपके यहाँ गांव में देखेंगे ट्रांसफार्मर में 11 केवी होगा, ठीक है, 22 केवी होगा, इसी तरह, ठीक है, 25 केवी होगा। ये इस तरह से किलो वोल्टेज प्रेशर होता है, ठीक है। विद्युत धारा नहीं होता वहाँ पर, इसको प्रेशर कहते हैं। अच्छा, तो विभव जो होता है, प्रेशर का काम क्या होता है, प्रेशर का काम ये होता है कि इलेक्ट्रॉनों को एक परमाणु से दूसरे परमाणु में धक्का दे करके दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनों को ले जाना, वो क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। जब इलेक्ट्रॉन को यहाँ बैटरी के माध्यम से धक्का दिया जाएगा तो वो अपने रास्ते में कुछ रुकावटें जनरेट करेगा अपने आप, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे, एक परमाणु से दूसरे परमाणु जब जाएगा तो कुछ रुकावट पैदा होगा, वो जिसका हीट भी हो सकता है या फिर आपस में कोलिजन हो सकता है, टकराव हो सकता है। जो रास्ते में टकराव होगा वो टकराव क्या कहलाता है, वो प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है। इसके बारे में हम आगे भी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन अपने रास्ते से जाना चाहेगा लेकिन उसके रास्ते में कुछ ना कुछ रुकावटें पैदा हो जाएंगी, तो जो रुकावटें पैदा हो जाएंगी उसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, जिसको रेजिस्टेंस कैपिटल R से डिनोट करते हैं, ठीक है। अभी आपको हम इसके आगे बढ़ाते हैं। विभव देखिए बाबू, विभव पोटेंशियल हो गया, ये होता है मात्रा वोल्ट होता है। अब सवाल इसमें उठता है विभवांतर क्या है, ठीक। विभवांतर क्या होता है, विभवांतर, विभवांतर ये होता है, विभव और विभवांतर जब दो बिंदुओं के बीच में कहीं दो बिंदु दिया है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ का वोल्टेज V1 है, यहाँ का वोल्टेज V2 है, जब इन दोनों के बीच में तुलना किया जाएगा, कंपैरिजन किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, विभवांतर, ठीक है। दो बिंदुओं के बीच के विभव का अंतर क्या कहलाएगा, विभवांतर। अगर यहाँ 10 वोल्ट है, यहाँ 8 वोल्ट है, तो कितने का अंतर है, अंतर कितने का है, 10 - 8 बराबर कितना, 2 वोल्ट, 2 वोल्ट का अंतर, ये विभवांतर कहलाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें यहाँ से यहाँ तक अगर हमको काम करना होगा तो हमें एक्स्ट्रा कितना, 2 वोल्ट और हमको चाहिए काम करने के लिए यहाँ पर, ये डिफरेंसेस हमको बताता है, ठीक। अब विभवांतर, विभव, ये दोनों चीज़ें आप जान करोगे, ठीक। दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर, तो कार्य करना पड़ेगा भाई तभी आएगा। तो V बराबर क्या होता है, W/Q। क्यों मतलब जैसे ही मैंने बताया था, अगर 10 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 0.1 है, ये 0.2 है। अगर आप यहाँ पर 10 वोल्ट के लिए आप काम करना आना चाहते हैं तो आपको जो कार्य करना पड़ेगा, यानी आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा, जो कार्य करना पड़ेगा वो क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा। विभवांतर, W क्या होता है, कार्य, ठीक है, क्या होता है ये, कार्य। Q क्या होता है, ये होता आवेश, ठीक है, ये होता आवेश। कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। जूल बटे कूलाम, या इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। जूल बटे कूलाम या इसी को वोल्ट कहते हैं, ठीक है। और अब बात करते हैं यहाँ पर ओम के नियम की, ठीक है। ओम के नियम क्या कहता है, ओम का नियम, ठीक। ओम का नियम, ओम का नियम कहता है कि अगर किसी चालक की भौतिक अवस्था, लंबाई, ताप, दाब आदि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो उनके सिरों पे लगाए गए विभवांतर उसमें होने वाली प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी V = I होता है, ठीक है। यानी जो भी करंट उसमें फ्लो होगा लगाए गए विभवांतर के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होगा, ठीक। जैसे मान लो अगर 1 एम्पियर इसमें करंट जा रहा है तो वोल्टेज कितना होगा, 1 वोल्ट। अगर ये 2 हो जाएगा तो ये 2 वोल्ट, अगर ये 3 हो जाएगा तो ये 3 वोल्ट,
अगर ये 4 हो जाएगा तो ये 4 वोल्ट, इसी तरह ये बढ़ता जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि कोई भी कंडक्टर, कोई भी चालक पूर्णतः अस्थायी नहीं होता, बदलता रहता है, ठीक है, उसमें रेजिस्टेंस जनरेट होते रहते हैं। तो V प्रोपोर्शनल टू I, जो ओम ने कहा था, तो V इक्वल टू, जब अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटता है तो वहाँ पर एक कांस्टेंट R आता है, तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, ठीक है। V इक्वल टू I इंटू R, ये ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या R क्या देखना, उनका कंसेप्ट R क्या होता है, R यही एक नियतांक है, R क्या है, नियतांक है। इसी के डिस्क्रिप्शन, इसी की व्याख्या किसने किया था, ओम ने किया था, ठीक है। R है तो I को नीचे भेज देंगे, तो V अपान I इक्वल टू R। R यानी जो ओम कहता है, जो रेजिस्टेंस जनरेट हुआ जिसकी व्याख्या ओम ने किया है, वो कह रहा है कि जो R होता है दो लोगों पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज पे डिपेंड करता है और करंट पे डिपेंड करता है। यानी R जो होगा, अगर V का मान बढ़ाओगे तो I का मान घटेगा, क्योंकि इन दोनों का जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है, ठीक। इन्हीं सर्किट को कंप्लीट करके, इन्हीं दोनों की विशेषता को हम यूज करके दो प्रकार के सर्किट का डिजाइन करते हैं, ठीक है। हमारे पास दो प्रकार के सर्किट डिजाइन होते हैं, एक होता है समांतर क्रम, जिसको पैरेलल कहते हैं, एक होता है श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज कहते हैं। समांतर क्रम और श्रेणी क्रम, ठीक है। जैसे मान लीजिए, अगर समांतर क्रम में क्या रहता है, समांतर क्रम में हमें वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, ठीक है, वोल्टेज को कांस्टेंट रखना है, जिसको बदलना नहीं है। श्रेणी में क्या रहना है, करंट को, I को हमें क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, इसको बदलना नहीं है। अगर V कांस्टेंट है तो क्या बदलेगा, I बदलेगा। I क्या करेगा, वेरी रहेगा, अपना स्थान बदलता रहेगा। अगर I कांस्टेंट है तो V क्या रहेगा, V बदलता रहेगा। V कैसा रहेगा, V वेरी करेगा, ठीक है, V वेरी करेगा। समांतर क्रम में V कांस्टेंट रहेगा, श्रेणी क्रम में I कांस्टेंट रहेगा। अब ये होते कैसे हैं, आप यहाँ देख लीजिए। अगर आपको श्रेणी क्रम देखना है, ठीक है, श्रेणी क्रम को देखना है, तो श्रेणी क्रम आप यहाँ देख लीजिए रेजिस्टेंस में, ठीक है, ऐसे ऐसे सिंबल बनेगा, ठीक, सिंबल एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, एक तरफ प्लस दूसरी तरफ माइनस, प्लस और माइनस, ये R1 हो गया, R2 हो गया, ये R3 हो गया। यहाँ से आप ला करके सर्किट को जोड़ सकते हैं, ठीक है, इस तरह। समांतर क्रम क्या होता है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम का सिंबल आप ऐसे देख सकते हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, ये आपस में कनेक्शन रहता है, ठीक है, एक तरफ प्लस होगा, एक तरफ माइनस, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये R3, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, सभी का प्लस एक साथ, सभी का माइनस एक साथ, ये होता है समांतर क्रम। जो वोल्टेज यहाँ रहेगा वही वोल्टेज यहाँ रहेगा, वही वोल्टेज यहाँ रहेगा, वही वोल्टेज यहाँ रहेगा, बदलेगा नहीं। श्रेणी क्रम में क्या रहेगा, जो करंट यहाँ एक बार एंट्री कर गया वही करंट यहाँ रहेगा, वही करंट यहाँ रहेगा, वही करंट यहाँ रहेगा। अलग अलग क्या होगा, V1 अलग होगा, V2 अलग होगा और V3 अलग होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज़रा देखिएगा, जो श्रेणी क्रम आता है, श्रेणी क्रम में आप ध्यान से देखिएगा, श्रेणी क्रम का डेरिवेशन देखिएगा, ठीक है। सर्किट में अगर हमारे पास टोटल वोल्टेज कितना है, V, टोटल वोल्टेज कितना होता है, V, तो कितने जगह पे ड्रॉप हुआ, V1 V2 V3, तीन जगह पे खर्च हो गया, V1 V2 V3। V इक्वल टू ओम का नियम IR, V1 बराबर IR1 प्लस V2 बराबर IR2 प्लस V3 बराबर IR3, ठीक है। इन तीनों में क्या कॉमन है, इन तीनों में I कॉमन है, ठीक है, I कॉमन है, R1 R2 और R3, I से I कट गया, कैपिटल R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। ये हो गया श्रेणी क्रम का सूत्र। इसका मतलब अगर परिपथ का प्रतिरोध हमें क्या करना है, बढ़ाना है, परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाना है, तो हमें क्या करना है, सबको जोड़ देना है। तो कौन सा क्रम लाएंगे, श्रेणी क्रम। दूसरी बात करते हैं हम समांतर क्रम की, ठीक है, समांतर क्रम की बात करते हैं। समांतर क्रम क्या कहता है, समांतर क्रम कहता है V जो है सेम रहेगा, बदलेगा नहीं, बदलेगा क्या, करंट I। अगर यहाँ पे करंट I एंट्री करता है, इसको तीन रास्ते मिल जाएंगे, एक तरफ I1 चला जाएगा, एक तरफ I2 चला जाएगा, एक तरफ I3 चला जाएगा। तो कैपिटल I बराबर के तीन रास्ते, I1 प्लस I2 प्लस I3। तो कैपिटल I बराबर, I1 बराबर, ठीक, कैपिटल I जो होता है V अपान R1 होता है, ये V
V अपान R होता है, V अपान R1, V अपान R2 और V अपान R3। इसमें V जो है, ठीक है, V अपान R, इसमें V कॉमन है, 1 अपान R1, 1 अपान R2 और 1 अपान R3। V से भी कट गया तो यहाँ आ जाता है 1/R इक्वल टू 1/R1, 1/R2 और 1/R3। इस तरह का ये डेरिवेशन हो जाता है। यानी अगर रेजिस्टेंस परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस का मान कम करना है तो हम उसे किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। अगर श्रेणी क्रम में है यानी परिपथ को प्रतिरोध को बढ़ाना है तो किस क्रम में जोड़ेंगे? उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान दिए रहिएगा, समांतर क्रम से श्रेणी क्रम में। ठीक, यहाँ पर यह भी पूछा जाता है कि जैसे अगर किसी घर में इतने यूनिट बिजली खर्च हो गई है तो उसको हम गणना कैसे करेंगे। अगर बिजली खर्च हो गई है, यूनिट हमें पता है, जैसे अगर हमें यूनिट निकालना है, ठीक है, यूनिट या खर्च की ऊर्जा, तो आप हम क्या करेंगे? वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटा कितना? 1000। ये सूत्र होता है। इस सूत्र की सहायता से कितने यूनिट खर्च हुआ है उस घर में, हम उसमें यूनिट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वाट कह दिया गया कि 10 वाट के 5 बल्ब हैं, 10 बचे 50 वाट हो गया। ठीक है, कितने घंटे जलते हैं? 7 घंटे जलते हैं। कितने दिन चलते हैं? 7 दिन तक चलते हैं। ठीक है, 7 घंटे हैं, 7 दिन तक चलते हैं, तो कितना बिजली खर्च होगा? तो आप क्या करिएगा? 50 गुणे 7 गुणे 7 बटे 1000, इसको सॉल्व करिएगा तो जो आंसर आएगा उतने यूनिट खर्च हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई, ये यूनिट का कैलकुलेशन हो गया। अब हम बात करते हैं इस पर 1 किलोवाट जो घंटा होता है, ये कई बार यहाँ पर होता है 1 किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा ये यूनिट होता है किसी भी घर में जो बिजली खर्च होती है उसके लिए ये यूनिट होता है। कितना यूनिट? इसी की यूनिट कहते हैं, किलोवाट घंटा कहते हैं। तो 1 किलोवाट लिखा है, 1 गुणे किलो मतलब 1000 वाट, घंटा मतलब 60 मिनट, सेकंड में चेंज करेंगे तो 60। तो एक तो एक है, एक 3 जीरो, एक 4 जीरो, एक 5 जीरो, तो 10 की घात 5 जीरो गुणे 6 गुणे 6 तो 36। एक कमी कोई बात नहीं। ठीक है, 36 10 की घात 5, आगे क्या लगा देंगे? जूल। इसको दशमलव में चेंज कर दे, 3.6 10 की घात 6 हो जाएगा। टोटल अगर आपसे कोई पूछे 1 किलोवाट में 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो यहाँ से आप निकाल करके बता दीजिएगा 3.6 10 की घात 6 जूल होते हैं। ठीक है, ये रहा आपका पूरा थियरी रहा, ये पूरा थियरी रहा। और ये आपके सिलेबस, ये आपको बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, एक छोटा सा ओवरव्यू आपको दे रहे हैं कि कैसे कैसे आप इसमें सहायता आपको मिल जाएगी। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जिनको भी बोर्ड का एग्ज़ाम देना है उनको शेयर करिए और उनकी हेल्प करिए। ठीक है, ठीक है।